शांति। आप सभी एक बार जोर से बोलिए ओम शांति। आप सभी ठीक हैं? खुश हैं? सुनते सुनते थक तो नहीं गए हैं? नहीं थके हैं तो एक बार हाथ हिला के बताइए। अभी भी सुनने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, रिसीविंग एबिलिटी है। ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का ये जो रिफ्लेक्शन सेशन मैं और मेरा, मी एंड माइन, इस सेशन में आप सबका तहे दिल से बहुत स्वागत है। आप सबने कल दादी जानकी जी का मैसेज सुना। उसमें आपने सुना दादी जी हरदम हमें कहती हैं मैं कौन, मेरा कौन। और आज का यही विषय है और इसके हम गहराई में जाने की कोशिश करेंगे और इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। मैं कौन, मैं समझती हूँ आप सभी समझ चुके हैं मैं कौन, परंतु मेरा कौन किसके लिए हम मेरा कहें, मेरा किसके लिए कहना उचित होगा, इस बात को हम और अच्छे से समझेंगे। आमतौर पर हम कहते हैं माई बॉडी, कहते हैं माई बॉडी। कई बार हम कहते हैं माई रोल, और हम कहते हैं माई रिलेशनशिप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे अंकल, मेरी आंटी। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए हम मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं। आप गिनती लगा सकते हैं दिन में कितनी बार हम मैं और मेरे शब्द का उपयोग करते होंगे? कैन वी काउंट? हाँ जी, गिनती लगा सकते हैं कितनी बार मैं और मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं हम पूरे दिन में? अनगिनत बार मैं और मेरा दोनों शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें इन दोनों शब्दों को किस अर्थ से प्रयोग करना चाहिए वो हम ज़रूर समझेंगे। अभी इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। हम एक दूसरे को अपने से परिचित कराएंगे। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और दो दो के पेयर बन जाइए, आमने सामने खड़े हो जाइए। इसीलिए हमने कहा जो पीछे वाले हैं थोड़ा आगे आ जाएं। अब जितना भाई सभी को सामने इसमें पार्टिसिपेट करना है। सामने जितना रहेंगे उतना एंजॉय करेंगे सेशन को। हाँ जी, अभी आपको क्या करना है हम आपको बताते हैं। आपको अपने परिचय में 3 बातें ऐसी बतानी है जिससे स्पष्ट होता हो कि आप कौन हैं। मतलब आपका नाम क्या है आप बता सकते हैं, आपका रोल क्या है आप बता सकते हैं, और आपके संबंधी के विषय में आप कोई छोटी सी बात बता सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे आप अपने बारे में 4 स्टेटमेंट बताएंगे, उसमें से 3 स्टेटमेंट सही होगा और 1 स्टेटमेंट गलत होगा। यानी आप अपने विषय में 3 सत्य बातें बताएंगे और एक झूठ बताएंगे, गलत बताएंगे। पहले हम और माधुरी बहन आपको करके बताते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप से भी करिएगा। और जो भी पार्टनर्स आपस में शेयर कर रहे हैं, आपका पार्टनर उनके विषय में क्या गलत बोले ये आपको रिकॉग्नाइज करना है। जैसे मैं अपने विषय में माधुरी बहन को बताऊंगी तो माधुरी बहन को और आप सबको रिकॉग्नाइज करना है कि मेरे 4 स्टेटमेंट से गलत कौन सा था। अब जब ये अपना परिचय बताएंगी तो इनके 4 स्टेटमेंट्स में से हम सबको ढूंढना है कि गलत कौन सा था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए मैं सिंगल सिंगल जो है ये यहाँ पे अकेले हैं। कोई अकेले हैं? अगर अकेले तो 3 हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब अकेले हैं। जो अच्छा, अकेले आप हैं 3 एक बार हो हाथ जाइए। ऊपर कर लीजिए। जो अकेले रह गए हैं हाथ ऊपर करिए। हाँ, तो वो पेयर बना लीजिए आसपास कोई भी देखकर। हाँ जी, एक बार और हाथ ऊपर करिए जो अकेले हैं। हाँ जी, हाँ, तो आप ढूंढ लीजिए कोई हाथ ऊपर कर रहे हैं तो उनका साथ ले लीजिए। 3 भी कर सकते हैं आपस में, आप 3 होकर। अब मैं अपना परिचय दे रही हूँ। मैं अस्मिता बहन, मैं जो भी परमात्मा से मुझे आध्यात्मिक प्राप्तियां हुई है मुझे वो लोगों के साथ बांटना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरे बहन भाई सभी लोग इस आध्यात्मिक मार्ग के राही हैं और मुझे सफ़ेद कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। आप समझ पा रहे हैं कि उन्होंने क्या असत्य बोला?
बिल्कुल 1 सेकंड में तभी हंसी की जोर से आवाज़ आई। ओके, अब मैं अपने बारे में परिचय देती हूँ अस्मिता बहन को कि मेरा नाम बीके माधुरी है और मैं एक सीनियर राजयोगा शिक्षिका हूँ जो भिलाई में सेवाएं देती हूँ। मेरे परिवार में सभी ज्ञान में चलते, पर मेरी छोटी बहन है, वो भी मेरी तरह समर्पित जीवन जीती है और मुझे मुस्कुराना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आपको ये बता दें कि आप जो 4 स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसमें से जो गलत वाला स्टेटमेंट बीच में भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप ऐसा स्टेटमेंट बोले जो आपके पार्टनर को रिकॉग्नाइज करना आसान हो, वो जान सके। आप ऐसा कुछ बोलेंगे पार्टनर जान ना सके तो पूरे गेम का मजा नहीं रहेगा। तो अभी आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करिए। आप 3 कर लीजिए, तीनों एक साथ कर लीजिए, आपके पीछे कोई भी जो अकेले, उनको साथी बना लीजिए। आप जो सिंगल पर्सन कोई अगर आपके आसपास है तो उनको साथी बना लीजिए। तीसरा, जिनका इंट्रोडक्शन लेना पूरा हो जाए आप एक बार हाथ ऊपर कर लीजिएगा। जिनका हो गया वो बैठ जाइए नीचे। अब वॉलेंटियरली कोई भी 2 भाइयों को यहाँ स्टेज पे आना है, कोई भी 2 भाइयों को और 2 बहनों को यहाँ स्टेज पे आना है। जो पेयर बने, जो पेयर बने 2 भाई और 2 बहनों को यहाँ स्टेज पे आना है। हाँ, आ जाइए। डेलीगेट्स हमारे जो भी हैं उसमें से 2 पेयर, इस साइड से कोई पेयर आ जाइए, सामने से पेयर में आना है आपको। आपने आइए, जिनके साथ आपने इंट्रोड्यूस किया एक दूसरे को, आइए सामने आइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए। ओके, आइए सामने आइए। शूज उतार कर आएंगे ना ऊपर। हाँ जी, अभी आपने अपने विषय में क्या बोला वो माइक से सुनाइए। अपने चारों ही स्टेटमेंट सुनाइए और हम सबको उसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है वो रिकॉग्नाइज करना है। बोलूं? हाँ जी। मैंने जो बोला है 3 या 4, हाँ जी। वो 4 मैं बोलता हूँ। मेरा शरीर का नाम जितेंद्र प्रसाद है। मैं रिलायंस पावर लिमिटेड में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट EHS हूँ। मेरी पत्नी धर्मपत्नी जया इस ज्ञान में चलती हैं और मुझे मुस्कुराना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, आप बताइए। मैं रविंद्र सिंह ठाकुर, छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में पावर प्लांट में था मैं, और मैं ज्ञान पे चलता हूँ, मेरी वाइफ ज्ञान पे नहीं चलती और मुझे मुस्कुराने में बड़ी टेंशन होती है। चलिए अभी आप सुनाइए। हेलो, माई सेल्फ विजय कुमार चावला, मलोट, पंजाब। मेरी वाइफ का नाम है कन्नू प्रिया। मेरी वाइफ बहुत सियानी है, कपड़े संभाल के रखती है, खाना अच्छा बनाती है, लड़ती बहुत है। आपको बताना है कि गलत क्या है। लड़ती बहुत है। ओके। माई सेल्फ कन्नू चावला फ्रॉम मलॉट। मैं क्वीन ऑफ द हाउस हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और एक ही हस्बैंड है जो सामने खड़े हैं। ये बात सही भी हो सकती है, अगर वो बहुत सेवा लेते होंगे तो कह सकते हैं ये भी तीसरा बच्चा है एक। ऑब्वियसली ये बहुत सियाने हैं, समझदार हैं, हर बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी कभी डांटते बहुत हैं। बताइए, डांटते ही नहीं है। मेरा नाम आशुतोष रगटाटे है। मुझे मेरी फैमिली बहुत प्रिय है। मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भिलाई में सेटल होना चाहता हूँ।
इसमें से रॉन्ग क्या है? नहीं, एक क्लू देता हूं मैं कि ये नागपुर की है। हाँ, यस, मैं भिलाई में सेटल होना चाहता हूँ। ये मेरे लिए सही हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो ये झूठी ही है। मेरा नाम निकिता है। मैं अपने फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे घूमना बहुत पसंद है। शायद पता नहीं, अभी ये सोचेंगे कि क्या गलत है क्या सही है तो। और मुझे हर जगह पर जाना और वहाँ की नेचुरल ब्यूटी, वहाँ पे जो सही है उसको एक्सेप्ट करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं, घूमना अच्छा लगता है वैसे। तो इसमें से झूठ क्या है, आप ही बताइए। वो तो मेरे पति बताएंगे। इसने चारों सही बोल दिया। वैसे उसने वहां पे बोला था कि मुझे घूमना पसंद नहीं है, तो वो गलत था एक्चुअली। हाँ जी। मैं श्रीमती शशि प्रभा शुक्ला हूँ। मैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ और मैं हंसमुख और बहुत जल्दी लोगों से दोस्ती कर लेती हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। मेरा नाम अनूप अरोड़ा है। मैंने इनको यही बोला था, मेरा नाम अनूप अरोड़ा है। मेरी पत्नी का नाम अंजू अरोड़ा है, वो बहुत माइक पास अच्छी में है। ले लीजिए। और तीसरा, मैंने इनको बोला था कि मैं श्रीमती मंजू गंभीर को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। वो मैंने इसलिए बोला था कि मंजू गंभीर इनकी पड़ोसी हैं और वो मेरी रिलेटिव हैं। उसके बाद चौथा मैंने बोला था कि मेरे बेटे का नाम संयम अरोड़ा। दो जगह से अलग अलग हैं, तो इस टाइप का वो देना था कि जैसे मैं इनको इसलिए जानता हूँ कि मंजू गंभीर की पड़ोसी। ओके, मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। अब माधुरी बेन, आप इनको बताएंगे ये जो हम लोगों ने एक्टिविटी कराई, इससे सीखने की चीज क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, आप सभी से, क्योंकि हमने कहा है इंटरेक्टिव सेशन है, तो ये जो हमने एक्सरसाइज किया अभी, इससे हमें क्या सीख मिलती? कुछ हम क्लू लेके कुछ समझ सकते हैं कि क्या सीखने मिलेगा इस एक्सरसाइज से? यस, हाँ, Yes, खड़े yes, आप पीछे। बताइए। ओके, कुछ भी नेगेटिव Very है good. तो उसको हम एक्सेप्ट जरूर करें। यस, यस, बिल्कुल सही बात बोली आपने कि जहां आपने देखा जो भी सच्चाई बताई जा रही है वो फटाफट बोल दी, पर जहां झूठ बोलना है तो वहां सोच रहे हैं कि झूठ क्या बोला जाए। इसका अर्थ है कि जो सत्यता है, सच्चाई है, वो मेरी इनेट क्वालिटी है, मेरा अपना आंतरिक गुण, मेरी अपनी वो शक्ति है एक प्रकार से। और जो झूठ है वो मेरी अपनी शक्ति या मेरा अपना गुण नहीं है, वो एक्वायर किया है हमने। आज हम दुनिया में देखते हैं कि संसार का जो हाल है वो बड़ा बेहाल है। झूठ, फरेब, ये सब संसार में बहुत बढ़ चुका है। दुनिया की हालत जो हम देख रहे हैं, कारण क्या है? क्योंकि हम बाहर से बहुत कुछ ग्रहण करते जा रहे हैं और हमारी जो अपनी ओरिजिनलिटी है वो हम छोड़ते चले जा रहे हैं। अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जहाँ से उद्गम होता है, वहाँ अगर गंगा नदी को देखा जाए तो उसका जल जो है, उसकी धारा जो है वो कैसी है? देखा होगा, ऋषिकेश तक तो गए होंगे घूमने, बहुत प्योर, बहुत स्वच्छ और बहुत निर्मल है। लेकिन वही गंगा नदी जब ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर इलाहाबाद, बनारस, ऐसे प्रवाहित होते होते कई शहरों को पार करके आगे बढ़ती है, तो जब बनारस तक आती है तो उसका पानी कैसा हो जाता है? प्रदूषित, हाँ, बहुत दूषित, बहुत मैला और गंदा हो जाता है। कारण? क्योंकि बाहर से बहुत कुछ वो एक्वायर करती चली जाती है, ग्रहण करती चली जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो ओरिजिनलिटी वो खत्म हो जाती है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक बार एक ओस की बूंद
एक बहुत ऊंचे पहाड़ पे एक पत्ते पे लटकी हुई बड़ी सुंदर सी चमक रही थी। आपने भी देखा होगा ठंडी के दिनों में सुबह सुबह जब ओस की बूंद देखते तो कैसी दिखाई देती है, जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। अब उस ओस की बूंद ने ऊपर से नीचे देखा तो बहुत सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, रंग बिरंगे फूल, तितलियां, बहुत सारी चीजें उसको दिखाई दी। उसने सोचा क्यों ना मैं इनका रंग थोड़ा मुझे मिल जाए, इतने अच्छे अच्छे रंग है, खुशबू है, चीजें हैं। तो वो थोड़ा सा नीचे आई और पेड़ पौधों से कहा तुम थोड़ा मुझे रंग दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपनी थोड़ी चमक हमें दे दो, हम अपना रंग तुम्हें दे देते। तो उसने अपनी चमक दे दी, थोड़ा रंग ले लिया। फिर फूलों से कुछ रंग ले लिया, अपनी चमक दे दी। फिर किसी चीज़ से खुशबू ली तो फिर अपनी चमक दे दी। ऐसे करते बहुत सारी चीज़ें वो ग्रहण करती चली गई और नीचे आ गई। और नीचे आकर उसने देखा कि वो एकदम मैली हो चुकी है, उसकी जो चमक थी वो पूरी खत्म हो गई। अचानक उसका ध्यान फिर पहाड़ के ऊपर उस पेड़ की तरफ गया जहाँ वो थी, तो देखा कि उसी के बगल में एक दूसरे पत्ते पे एक बहुत सुंदर ओस की बूंद चमक रही है हीरे की तरह। उसने कहा अरे ये तो मैं ही थी जो इतनी चमकती हुई खूबसूरत थी, और अब मैं एक सिर्फ पानी की बूंद जो मैली है वो बन गई हूँ। कारण क्योंकि अपनी असलियत छोड़ती चली गई और दूसरों की चीज़ों को लेती चली गई। जीवन यात्रा के अंदर हम सब भी अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़ते चले जाते हैं और बाहरी चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को ग्रहण करते चले जाते, और इसी वजह से आज संसार ये झूठा हो चुका है। संसार के ये हाल हो गए हैं। बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे गीत लिखने वाले गीतकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे इस हालात पर, इंसान के इस हालात पे बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं। आप कोई गीत सजेस्ट कर सकते हैं मुझे? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो थोड़ा सा सुने इस गीत को हम, तो हमें समझ में आ जाएगा कि उस गीत लिखने वाले ने और गाने वाले ने किस भाव से और हमारी कौन सी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। तो मैं अपने साउंड डिपार्टमेंट के भाई से अनुरोध करूंगी, सुरेश भाई जी से, हमें थोड़ा ये गीत अगर सुना दे तो बहुत अच्छा होगा। 2 लाइन। इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है। चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी। रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे। रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान वो गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। तो आपने सुना संसार की ये हालत कैसी हो गई है। प्रश्न ये उठता है कि ये जो परिवर्तन, चाहे लोगों में कह लीजिए या संसार में कह लीजिए, ये आया क्यों? बता सकते हैं क्यों आया? जो दुनिया बड़ी अच्छी थी, लोग बड़े अच्छे थे, ये दुनिया खराब और लोग खराब कैसे हो गए? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, कोई बताना चाहेंगे? हाँ जी, बताइए पहले आप, ये परिवर्तन आया कैसे? हाँ जी, हाँ जी, अपनी तृष्णाओं से आया। ओके,
वेरी गुड, अपनी वास्तविकता को भूलने के कारण। मैं इस पर एक और उदाहरण आपसे, एक मिनट, भाई साहब बोले। हाँ जी, लालच ज्यादा हो गई। ओके, मैं एक Yes. छोटा सा उदाहरण इस पर बताना यस, चाहूंगी। बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेस्टर्न कंट्रीज को हमने फॉलो किया तो हमारी जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, बातें हैं, वो छूटती चली गई। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि एक बार एक भेड़ बकरी चराने वाला जब अपने बकरियों को, भेड़ों को लेकर वापस लौट रहा था तो उसने देखा एक शेर का मासूम बच्चा बिल्कुल असहाय नजर आ रहा था। तो उसने उसकी ओर देखा तो देखा उसकी जो माँ है, शेरनी है, वो उसके बाजू में ही मरी पड़ी हुई थी। तो इसको उस पर दया आया और उसने उसको अपने साथ, वो व्यक्ति शेर के बच्चे को ले आया और अपने भेड़ बकरियों के साथ उसने उसको पालना पोषना शुरू कर दिया। तो जैसे ही वो शेर का बच्चा भेड़ बकरियों के बीच पलना शुरू किया तो धीरे धीरे क्या हुआ होगा? बिल्कुल भेड़ों की तरह उसके अंदर सारी आदतें, रहन सहन, खान पान, सब कुछ बिल्कुल उसी की तरह उसने फॉलो किया। कुछ दिन के बाद जब वो शेर का बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका था और वो जंगल की ओर जा रहा था और बाई चांस वो अकेले था, उस समय एक शेर की नज़र इस बच्चे पे गई और उसने देखा थोड़ी दूरी पर उसके आसपास भेड़ बकरियां हैं और उनके बीच ये शेर का बच्चा भी है। तो उसको आश्चर्य हुआ कि ये शेर का बच्चा भेड़ बकरियों के बीच गया कैसे। तो शेर ने सोचा कि शायद से कभी छोटेपन में इसको उन सबों के साथ ले गया हुआ होगा। तो वो शेर का बच्चा जो था उसको बड़ा वाला शेर अपने पास बुलाता है और खूब जोर से दहाड़ लगाता है और इस बच्चे को कहता है तू भी लगा, उसको इशारा करता तू भी दहाड़ लगा। बच्चे ने क्या किया होगा? क्या किया होगा? वो दहाड़ लगाने में अपने आप को असमर्थ समझा। तो शेर को बात समझ में आ गई। वो शेर के बच्चे को एक तालाब के पास लेके गया और उसको इशारा किया कि तू मेरा जो रिफ्लेक्शन है उसे भी देख और तेरा जो रिफ्लेक्शन है उसे भी देख। तो शेर का जो बच्चा था उसने दोनों का रिफ्लेक्शन देखा। तो रिफ्लेक्शन में क्या नजर आया? दोनों सेम है। फिर इसने दहाड़ लगाया और बच्चे से कहा तू भी लगा। अब की बार भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस उतना नहीं था। अब तीसरी बार शेर ने दहाड़ लगाया और बच्चे से कहा तू भी लगा। क्या हुआ होगा? उसने थोड़ी कोशिश की। चौथी बार इसने जोर से दहाड़ लगाया और शेर का बच्चा भी दहाड़ लगाने में कामयाब हो पाया। कैसे कामयाब हुआ? कैसे कामयाब हुआ? कैसे कामयाब हुआ? जब उसको ये स्मृति आ गई कि मैं शेर का बच्चा हूं, तो उसके अंदर की छिपी हुई काबिलियत का उसे एहसास हो गया और वो सब कुछ करने के लिए सक्षम अपने आप को महसूस कर पाया। यहाँ पर आप जो आए हैं ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन के इस हेडक्वार्टर में, यहाँ परमात्मा की जो शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं वो शिक्षाएं यही कार्य करती हैं। हमारे अंदर की छिपी हुई अच्छाइयों का हमें एहसास दिलाती है और जब हमें उन अच्छाइयों का एहसास होने लगता है तब धीरे धीरे वो हमारे व्यवहारिक जीवन में उतरनी शुरू हो जाती है। एक दूसरी बात, एक दूसरी पहलू जिस पर हम गौर करना चाहेंगे, आमतौर पर लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपने रोल के साथ, अपने रोल से आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास कोई आए और हम उनसे पूछें कि भाई साहब आपका परिचय, तो क्या बताते हैं? बेनाम बताएंगे और मेरे ख्याल से उसके नेक्स्ट परिचय में वो अपना पद बताते हैं कि भाई मैं जीएम नायरा एनर्जी लिमिटेड का हूं, राइट? तो अपने आप को आइडेंटिफाई किस चीज से करते हैं? अपने उस पद के साथ, अपने उस डेजिग्नेशन के साथ करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। एक बार एक सज्जन रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और उन्होंने उनसे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उनका प्रश्न था कि कार्य व्यवहार में रहते, घर संसार में रहते
मैं खुश कैसे रह सकता हूं? प्रश्न क्या था? कार्य व्यवहार में रहते, घर संसार में रहते मैं खुश कैसे रह सकता हूं? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने उसे एक बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जैसे एक नर्स सैकड़ों मरीजों की सेवा करती है, कभी कोई मरीज ठीक होता है, कभी नहीं भी हो पाता है, लेकिन उससे वो कभी दुखी नहीं होती है। एक मरीज आता है, ठीक होता है, चला जाता है, दूसरा आता है, उसकी भी सेवा दिल और जान से करती है। वो ठीक होता है, नहीं होता है, अपनी कोशिश वो बरकरार रखती है। बाकी आगे उसका क्या होता क्या नहीं होता है वो उसमें बहुत ज़्यादा उलझती नहीं है। हाँ, ये निश्चित है उसकी शुभ भावना अवश्य होती है कि जो आया है वो ठीक होकर अवश्य जाए। बाकी उसे पता है कि आखिर क्या होगा उसके हाथ में नहीं है, और वो इन बातों में बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं होती है। वो सेवा निश्चित रूप से करती है, लेकिन डिटैच्ड रूप से करती है। वो किसी को अपना या मेरा नहीं समझती है। यही कारण है कि नर्स अपनी ड्यूटी भी अच्छे से निभाती है, उसको जो कार्य दिया गया है वो सेवा का कार्य भी वो अच्छे से करती है, लेकिन कभी दुखी नहीं होती है। उसका मन सदैव खुश रहता है और इस बात की खुशी उसके अंदर बनी रहती है कि मुझे जितना करना चाहिए मैं उतना कर रही हूं। तो यही राज है। यदि हम भी अपना कार्य परमात्मा के द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी समझकर करेंगे तो हम कभी किसी बात में उलझेंगे नहीं और किसी बात को लेकर हमें कभी कष्ट भी नहीं होगा। हम इस बात को और स्पष्ट करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी कराना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप में से 2 जने कोई भी स्टेज पर आएंगे और हम चाहेंगे ऐसे 2 जने कोई आए जो किसी कॉरपोरेट या कंपनी में कार्य करते हो और जो थोड़ा हमको एक एक्टिंग यंग जानते हो, चाहिए। जो थोड़ा एक्ट कर सकते हो हाँ, स्टेज थोड़ा पे, रोल वो लोग आए। हमें एक यंग व्यक्ति चाहिए और एक थोड़े सीनियर व्यक्ति चाहिए। आइए, 2 आ हाँ, रहे कोई हैं। बात नहीं, आ जाइए। आ जाइए। शूज उतार के हम अभी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब किसी भी प्रोफेशन में हम अपना प्रोफेशनल रोल प्ले कर रहे होते हैं तो उस रोल को किस तरीके से प्ले किया जाना चाहिए। आपके सामने ये दोनों भाई आ जाइए, आप यहाँ नजदीक आ जाइए। यहाँ जाइए, यहाँ सामने। ये आपके सामने एक रोल प्ले करके बताएंगे। ये रघु वाला उनको दे दीजिए और ये आप इसको पढ़ लीजिए और थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिए आपस में। ओके, अब ये 2 जने जो आपके सामने खड़े हैं, इनमें से दाहिनी साइड जो खड़े हैं उनका नाम रघु है। आप एज्यूम करिएगा 10 मिनट के लिए उनका नाम क्या है? रघु, एंड ही इज अ वर्कर। और दाहिनी साइड जो भैया खड़े हैं, भाई जी आपका नाम? पंकज। पंकज भाई जी जो है वो एक कंपनी के जनरल मैनेजर हैं, ठीक है। ये जीएम है और वो रघु है उस कंपनी के एक वर्कर हैं। अब इनको कुछ रोल प्ले करने के लिए दिया गया है, वो आपके सामने वो रोल प्ले करके बताएंगे और इनको क्या दिया गया है वो भी हम आपको पहले बता देंगे ताकि आप लोग जज कर सको कि ये अपना रोल प्रॉपर प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब तक ये पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे जिस बात को समझ रहे हैं, मी और माइन, मैं और मेरा, तो जैसे हमने प्रश्न पूछा कि जो इंसान के अंदर परिवर्तन आया वो क्यों आया है, क्योंकि एक तो मैं को भूल गए हम, जो हमने परिचय अभी यहाँ पर संस्था में आकर जान लिया कि मैं कौन हूँ, और दूसरा जो मेरा है वो हमने मिक्स कर दिया है। जैसे मेरा रोल, हम जो भी रोल प्ले करते हैं हम क्या समझते हैं मेरा, जैसे वो अस्मिता बहन ने एग्जाम्पल दिया स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का कि नर्स किस तरह से डिटैच रहती सब बातों से, कार्य सब करती है पर किसी तरह के प्रभाव में नहीं आती। इस तरह ठीक एक दूसरा एग्जाम्पल, जब आप बैंक में जाते हैं, चाहे कैश विड्रॉ करते या कैश डिपॉजिट करते, जो बैंक का टेलर होता है जिस काउंटर पे वो बैठा होता है,
आपने कभी उसको या तो बहुत खुश या बहुत दुखी इस भाव में कभी देखते हैं आप? मान लीजिए आपने 1 करोड़ डिपॉजिट किया तो वो बहुत खुश हो गया, और आपने अगर 1 करोड़ विड्रॉ किया तो वो बहुत दुखी हो गया। ऐसा होता है? नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो समझता है कि चाहे करोड़ डिपॉजिट किया फिर भी वो मेरा नहीं है, और करोड़ विड्रॉ कर लिया फिर भी वो मेरा नहीं गया है। न मेरे पास आया न मेरे पास गया, मैं तो सिर्फ क्या हूँ, निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, उसे लेन देन करने के लिए मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। अगर वो समझने लग जाए कि ये रोल मेरा है और मैं ही करोड़ों रुपए ले रहा हूँ और दे रहा हूँ, तो क्या होगा? वो मिनट मिनट में कभी खुश और कभी दुखी होगा, पर वो अपनी मस्ती में, अपनी स्थिति में रहता है। ठीक इसी तरह लाइफ में भी हम जो रोल प्ले कर रहे हैं उसे हम क्या सोचें, ये मुझे मिला हुआ रोल है जिसे हम प्ले कर रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर अभी एक्ट हमारे बीच हमारी ये दोनों ब्रदर करने वाले, अस्मिता बहन बता रहे हैं आपको कि वो क्या रोल प्ले करना है उनको। हाँ, हम आपको बता दें, ये जो हमारे पास रघु जी हैं, उनको वर्कर का रोल मिला है। वो क्योंकि लेट आते हैं, इसलिए उनके जो मैनेजमेंट कमेटी ने ये निर्णय लिया कि उनकी सैलरी से कट होना चाहिए, परंतु वो नहीं चाहते थे कि उनके सैलरी से कट हो, और क्योंकि वो यूनियन एक्टिविटी से जुड़े हुए थे तो उन्होंने सोचा कि मेरे सैलरी में जो ये कट हुआ है मैं इसको प्रोटेस्ट करूंगा। तो वो अभी ये रोल प्ले करना चाहते हैं कि उनकी सैलरी कट की गई है, और वो मैनेजमेंट की कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं जीएम साहब, भ्राता पंकज जी। वो प्रोटेस्ट करेंगे कि आपने हमारी सैलरी से कट क्यों किया। और ये जो जीएम साहब है, जीएम साहब जो है ये हिंदुस्तान जिग्मा लिमिटेड के जनरल मैनेजर है, जो रिसेंटली पोस्टेड हुए हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके प्लांट में चल रहा है। और जैसा हमने आपको बताया, ये रघु नाम का जो वर्कर है, क्योंकि वो रिपीटेडली लेट आते हैं तो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि सैलरी कट करनी होगी, तो मैनेजमेंट ने सैलरी कट किया है। और अभी ये मैनेजमेंट कमिटी के रिप्रेजेंटेटिव के रीति से जो वर्कर है रघु, उनसे वो इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन क्लियर है आपको? ओके, आप अपना रोल शुरू कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रघु। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये मेरी सैलरी में इतना सारा 20% आपने ये महीने में काट लिया, क्यों? देखो रघु, कंपनी तभी चलती है जब हम मिल के पूरी टीम के साथ काम करते हैं। से आप एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर 100 टमाटर में अगर 1 टमाटर खराब है तो पूरा टमाटर गंदा हो जाता है। अगर आप एक टाइमली नहीं आएंगे, अगर ये हैबिट पूरे सिस्टम में पड़ेगा तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ आप वक्त से आए, टाइमली आए, ताकि सब में ये अच्छी चीज़ें स्प्रेड हो। ये बहुत ज़रूरी है कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तरक्की के लिए। पर सर, आप खराब टमाटर की बात कर रहे हैं, आपने कभी सोचा एक टमाटर खराब क्यों है? क्यों खराब हो गया टमाटर? देखिए, खराब हम लोग खुद करते हैं, उसके जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी बनाने का कारण ये होता है कि कंपनी सारे लोग उसको फॉलो करें, ताकि एक रूल, एक नियम हो, सब अपने अपने तरीके से काम ना करें। सब ने अगर अपनी अपनी पॉलिसी बनाना स्टार्ट कर दिया तो कभी भी कंपनी तरक्की नहीं करेगी, और कंपनी तरक्की नहीं करेगा तो हम भी तरक्की नहीं करेंगे। कंपनी की तरक्की में हमारा तरक्की है। अगर कंपनी खड़ा है तो हम खड़े हैं, इसलिए हमें उस चीज़ों को ध्यान में रख के चलना चाहिए। यही प्रॉब्लम है सर, हमारा और हमारी कंपनी का पॉलिसी। आप लोग पॉलिसी बनाते हो, एसी कैबिन में रह के पॉलिसी बना रहे हो आप, पर आपने देखा है कंपनी कैसे बनी है? हमारे हाथ देखिए, काले काले हाथ हैं हमारे, हम मजदूरी करते हैं और आप एसी कैबिन में रह के पॉलिसी बनाते हैं। आपने बाहर पंचिंग मशीन लगा दिया है और आप बोल रहे हो 5 मिनट लेट हुए तो आधे दिन का सैलरी खत्म हो गया। हमारा बारिश पड़ता है, हम लोग कैसे आए ऑफिस में? तो आपको कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो हम मजदूर लोगों के लिए हेल्पफुल हो। देखिए, पॉलिसी हमेशा बनाया जाता है पूरे लोगों को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है कि मजदूर अपने घर हाथ काले कर रहे हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं,
हमारे कारगिल में जो युद्ध हुआ था, हमारी सेना ने लड़ाई किया था, छोटे लोगों ने जो बंदूकधारी ने लड़ाई किया था, जिससे हमारी जीत हुई थी, वैसे आप लोग हैं। आप हमारे सेना के वो कर आदमी है जो हमारी कंपनी को चलाते हैं। इसलिए आप लोग का रहना, काम पे करना बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आपने उस मेहनत से काम किया तो पूरा देश तरक्की करेगा, पूरी कंपनी तरक्की करेगी। तो हम लोग को वो फॉलो करना चाहिए ताकि गलतियां कम से कम हो, लोगों में चीज़ें गलत फहमी ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग टाइमली आएँ, अच्छे से काम करें, क्वालिटी वर्क करें, ताकि थोड़ा टाइम अपनी फैमिली को भी दे पाएँ। वो सही है सर आपकी बात, मगर मैं यूनियन लीडर भी हूँ, मुझे यूनियन भी चलाना है। तो आप जो दिन का सैलरी कट किया है, उस दिन मैं यूनियन में काम कर रहा था, तो वही एक कंपनी के लिए ही काम कर रहा हूँ मैं। देखिए, यही एक गलती है आप लोगों के अंदर। आप जो समझते हैं कि हम यूनियन के लोग हैं, ये थॉट्स को चेंज करना है। अपने अंदर वो थॉट्स लाइए कि कंपनी की तरफ। यूनियन का मतलब ये नहीं होता है कि हम यूनियन बाजी स्टार्ट कर दें, हम लोगों के अंदर हम वो चीज़ें भर दें जो नहीं जाना चाहिए। यूनियन को भूल जाएं थोड़ा देर के लिए, आप कंपनी की तरफ सोचें, तो हमारे सब की तरक्की, पूरे समाज की तरक्की होगी उससे। थैंक यू। हमारे इन दोनों भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे आप सभी। हाँ जी, अभी आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, आपने दोनों का रोल देखा, आपको किसका रोल ज्यादा अच्छा लगा? दोनों का अच्छा था। चलिए, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो सकता था? मैं आपको मेरे ऑब्जर्वेशन से एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ। भाई जीएम सर तो बहुत सॉफ्ट, लेकिन उनकी बातें बहुत स्ट्रांग थी, सॉफ्ट भी थे और वो अपनी बातों को बहुत स्ट्रांगली वर्कर के सामने रख रहे थे। लेकिन वर्कर के रोल को देखकर मुझे जो फील हुआ, अगर ये प्रैक्टिकल फील्ड होता तो शायद वर्कर इतना कूल नहीं होता। एक्ट में थोड़ी और एग्रेसिवनेस ये ब्रह्मा कुमारीज में आने का असर है, आप समझ रहे हो। नॉर्मली, परंतु क्योंकि आप शायद 2.5 दिन से यहाँ पे रहे हुए हैं, यहाँ का वातावरण का असर पड़ रहा है, जैसे आपको माधुरी बहन ने कहा, तो शायद से वो एग्रेसिवनेस थोड़ा कम हो गया है। तो अभी यदि हम कहें कि पंकज जी जीएम है, उनके परिचय में कहते वो कौन है, हम यदि कहें ही इज जीएम ऑफ सो एंड सो, तो इज इट राइट? इज इट राइट? नहीं, नहीं। अभी जीएम है, जब रिटायर हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? एक्स जीएम कहलाएंगे। और यदि परमात्मा न करे, यदि देहांत हो जाए तो क्या कहेंगे? लेट जीएम। तो जीएम का जो टैग है वो तो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हमें यहाँ सिखाया जाता कि ये जो जीएम है या वर्कर है, कंपनी के कोई वर्कर है, ये मात्र एक रोल है, परंतु इस रोल को अदा करने वाले हम कौन है? हम कौन है? हम सोल हैं, आत्मा है। इसलिए रोल को रोल की रीति से ही प्ले करेंगे, तभी उसमें वो संतुलन रह पाएगा जो रहना चाहिए। हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, आप सभी एक बार खड़े हो जाइए। एक छोटा सा गेम करेंगे और जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी आप दो का पेयर बना लीजिए, बहनें बहनों के साथ और भाई भाई के साथ। और आप जिनके साथ भी पेयर बन रहे हैं, आप उनको एक नज़र नीचे से ऊपर तक अच्छे से देख लीजिए। उन्होंने क्या पहना हुआ है, चश्मा, घड़ी, चप्पल, जूता, वॉट एवर। आप एक नज़र बहुत अच्छे से एक दूसरे को देख लीजिए। और यदि आप बहन बहनों के साथ पेयर बनाएं, भाई भाई के साथ इस गेम में इन पर्टिकुलर पेयर बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, अच्छा, अभी आप बैक टू बैक खड़े हो जाइए, पीठ एक दूसरे के पीठ पीछे। हाँ, यस। अभी आप दोनों में से दोनों को अपने में 3 चेंजेस लाने हैं। वो 3 चेंजेस विजिबल होने चाहिए जो आपके पार्टनर रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि आपने ये चेंजेस लाए। जैसे मैंने मान लीजिए बाएं हाथ में पकड़ा है, मैंने इसको बाएं से दाहिने हाथ में ले लिया। मैंने ये अंगूठी दाहिने हाथ में पहन रखी है, मैंने दाहिने हाथ से अंगूठी बाएं हाथ में पहन ली। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
अभी आप 3 चेंजेस अपने में लाइए, एनी 3 चेंजेस लाइए। नहीं 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 नहीं, आप एक दूसरे से बैक टू बैक खड़े होके 3 चेंजेस लाएंगे। जब हम हमको इंस्ट्रक्शन देंगे आगे का, हाँ जी, आप अभी एक दूसरे के साथ बैक टू बैक खड़े हैं ताकि एक दूसरे को देख ना सके। अभी आप दोनों को अपने में 3-3 चेंजेस लाने हैं, माना आपको भी लाना है और आपके पार्टनर को भी लाना है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, करिए। आप अपने में कोई भी 3 चेंजेस करिए। ऐसे चेंज कीजिए जो समझ आए, ऐसे नहीं कि हाँ एक जी। जेब में से अपना पॉकेट निकाल के दूसरे में डाल दिया तो वो देख नहीं पाएंगे। हाँ जी, भाई कर लिया सबने? हाँ, अभी फ्रंट टू फ्रंट खड़े हो जाइए और अपने पार्टनर को बताइए कि उन्होंने अपने में 3 चेंजेस क्या किया है। ओके ओके, आप में से साइलेंस प्लीज। अभी आप एक दूसरे को एक बार और अच्छे से देख लीजिए। अब आप में से कौन कौन तीनों चेंजेस को रिकॉग्नाइज कर पाए? आपके पार्टनर के तीनों चेंजेस को रिकॉग्नाइज कर पाए? ओके। आप में से कौन कौन सिर्फ 2 चेंजेस को रिकॉग्नाइज कर पाए? ओके। आप में से कौन कौन सिर्फ एक चेंज को रिकॉग्नाइज कर पाए? आप में से ऐसे भी कोई है जो एक भी चेंज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए? अच्छा, ऐसे भी हैं। ओके, अब आपको गेम समझ में आ गया? अब एक बार अच्छे से देख लीजिए ऊपर से नीचे तक। दिस इज सेकेंड राउंड। जो चेंज किया वो रहने दीजिए, जो वापिस मत कीजिए। हाँ। फिर से 3 नए चेंजेस करने हैं आपको, वो जो रिपीट change- कर सकते हैं आप। हाँ, जो चेंजेस आपने अपने में लाया था वो चेंजेस को एज इट इज रहने दीजिए और अभी नए 3 चेंजेस लाइए। हाँ जी, पहले बैक ध्यान टू से- बैक खड़े होके लाएंगे। चेंजेस जब लाएंगे बैक टू बैक खड़े होके लाएंगे। हो गया आपका? जिन्होंने चेंज कर लिया है वो फेस टू फेस खड़े हो जाइए। फिर चेंज कर लिया तो फेस टू फेस हो जाइए। अब आपने चेंज कर लिया तो फेस टू फेस खड़े हो जाइए और रिकॉग्नाइज करिए 3 चेंजेस क्या है। कर लिया आप लोगों ने रिकॉग्नाइज? अच्छा, आप में से जो लोग 3 चेंजेस को रिकॉग्नाइज कर पाए, जिन्होंने 2 रिकॉग्नाइज किया, जिन्होंने 1 रिकॉग्नाइज किया, जो बिल्कुल एक भी चेंज रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए? अच्छा, ओके। अभी आप एक बार एक दूसरे को गौर से देख लीजिए। हाँ, अभी बैक टू बैक खड़े हो जाइए। अभी आपको अपने में और 3 न्यू चेंजेस लाने हैं। अब चेंज करने के लिए कुछ बचा नहीं है। लाइए लाइए, कोई नहीं। अभी और चेंजेस नहीं कर सकते हैं। वो जो नहीं कर सकते बैठ जाइए। जिनको लगता अब और चेंज नहीं कर सकते वो बैठ जाइए, जिनको लगता कर सकते वो करिए।
जिन्होंने अपने में 3 चेंज किया है वो फ्रंट टू फ्रंट खड़े होकर रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए। अब थर्ड राउंड में जिन्होंने अपने में चेंजेस लाए उनमें से किन्होंने तीनों चेंजेस को रिकॉग्नाइज किया? वेरी गुड। 2 चेंज, ओके। 1 चेंज, जो कोई भी चेंज रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, ओके, बैठ जाइए। अब हम ये जानेंगे इस लेसन से हमने क्या सीखा। आप सभी कंफर्टेबल हैं? ओके। मेरा पहला प्रश्न, आप में से वर्तमान कितने लोग हैं जिनके अंदर आपने यदि 9 चेंजेस लाए थे या 6 चेंजेस लाए थे, वो 6 या 9 चेंजेस अभी भी बरकरार हैं? वो हाथ ऊपर करिए। बरकरार है सारे चेंजेस? वेरी गुड, वेरी गुड। भाई इनके लिए ताली बजाइए। बाकी सबने क्या किया? बाकी सबने क्या किया? जैसे थे अपने फीचर को फिर से वैसा ही बना लिया। बता सकते क्यों? क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल थे, इसलिए आपको लगा कि मुझे मेरे कंफर्टेबल स्थिति को फिर से लौट जाना चाहिए। यानी हम ये छोटी छोटी बातों से कि रिंग यही पहना हुआ होना चाहिए, घड़ी बाएं हाथ में ही होना चाहिए, इन सारी चीज़ों से चाहे न चाहे थोड़ा बहुत हम अटैच हो जाते हैं। और जब कभी भी इन बातों में थोड़ा सा भी चेंज आता है, परिवर्तन आता है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। और ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन हमें यही सिखाती है। दानव, मानव और देवता में अंतर क्या है? बता सकते हैं अंतर क्या है? देवता कहते 1313 मेरा भी तेरा। देवता क्या कहते? 1313 मेरा भी तेरा। और मानव क्या कहते? मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा। और जो दानव होते हैं वो क्या कहते? वो कहते मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। और ब्रह्मा कुमारीज हमें सिखाती है जो मेरा है उसे भी क्या करे? उसे भी समर्पण कर दे कि ये तेरा है। तो मैं अभी माधुरी बहन को रिक्वेस्ट करूंगी, वो कंटिन्यू करेंगे आगे। हमने एक चीज़ को समझा कि परिवर्तन क्यों आया। 2 बातें, एक तो हम स्वयं को भूल गए, अपने रोल को हम ठीक से समझ नहीं पाते, इसलिए रोल में चले जाते हम, इसीलिए बहुत सारे चेंजेस आए। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सभी के लाइफ की है वो है रिलेशंस, संबंध। संबंधों की बात जहाँ आती है तो कईयों के चेहरे तो खिल जाते हैं और कईयों के चेहरे मायूस हो जाते हैं, क्योंकि संबंध एक ऐसी चीज़ है, ऐसी डेलिकेट चीज़ है जिसे संभालना बहुत कठिन भी है और संभालो तो उसमें आनंद भी बहुत है। मुझे किसी ने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया, मैसेज बड़ा प्यारा था वो। उस मैसेज में था कि सिलाई मशीन में अगर धागा न डालो तो सिलाई मशीन तो चलती है पर सिलती कुछ नहीं है। सिलाई मशीन में अगर धागा न डालो तो वो चलती ज़रूर है पर कुछ सिलती नहीं है। ठीक इसी तरह जिंदगी में अगर प्यार न हो तो जिंदगी चलती ज़रूर है पर रिश्तों को जोड़ती नहीं है। और ये जो हमारे रिश्ते हैं, रिलेशंस हैं, इन संबंधों को हमें बहुत प्यार से संभालने की ज़रूरत है। रिश्तों में प्यार डालिए। जो हम सुन रहे थे कि जो हमें यहाँ सिखाया जाता है कि जो मेरा है सो भी तेरा है, देना सीखिए। आप जितना दूसरों को देंगे उतना आपके पास बढ़ेगा और जो देंगे वही बढ़ेगा। अगर आप प्यार देंगे तो आपको क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा। अगर आप नफरत देंगे तो आपको भी क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा नहीं। जो दोगे वही आपको रिटर्न मिलेगा और कई गुना होकर मिलेगा। इसलिए अगर जीवन में खुश रहना है, जीवन का आनंद लेना है, तो इन रिश्तों में प्यार भरना ज़रूरी है।
वैसे तो ज्ञान की अब बहुत सारी बातें हो गई, मुझे लगता है थोड़ा सा जहाँ हम जीवन की, रिलेशंस की और प्यार की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा गीत याद आता है देने पर कि आप प्यार देते जाइए, लुटाते जाइए, प्यार बांटते चलो। और जिंदगी प्यार का गीत है। और अच्छा, आप लोग रेडी रहिएगा, कोई अच्छा गीत जो गा सकता है, कोई कविता, गीत हो तो ज़्यादा अच्छा, थोड़ा हम सब भी आनंद ले। एक बहुत प्यारा गीत है, काफ़ी पुराना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। आगे, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार। और आगे, जीना इसी का नाम है। तो ये गीत सुनना चाहेंगे? सुनना है सभी को? सुनना है तो मैं तो नहीं गा सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी दामिनी बहन को। हम सब भी साथ देंगे, ठीक है, इस गीत के साथ। देखो, दामिनी बहन को देखते ही खुश हो गए सब। पर इस गीत को वो तभी गाएंगे जब आप साथ देंगे, देंगे सभी साथ। तो मोबाइल प्लीज नीचे रख दीजिए, क्योंकि आधी लाइफ मोबाइल में ही चली जाती है और जो वर्तमान में उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। यस, आप इसके बाद पहले दामिनी बहन का गीत, फिर आपसे सुनेंगे हम, ठीक है? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। खड़े भी हो सकते हैं आप सभी, खड़े हो जाएंगे सभी अपनी अपनी जगह पर। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी का हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
एक छोटी सी पोयम रिलेशन के ऊपर ये बहन सुनाना चाहती, 1 मिनट की बस। ओम शांति। यादों के तिनके है, प्रोग्राम है ज्ञान सरोवर का, आया है फंक्शन को मनाने का, सौभाग्य है हमारा आज आगमन है आपका। एक छोटी सी कविता के साथ स्नेह से स्वागत है आपका। कहा जाता है रिश्तों को तराजू से कभी तोला नहीं जाता, अपने पराया का भेद कभी खोला नहीं जाता, ख्याल का पलड़ा ही भारी हो जहाँ, साथ निभाने का प्रश्न वहाँ कभी उठाया नहीं जाता। रिश्तों की पाठशाला कभी लगाई नहीं जाती, गणित की कमजोरी कभी बताई नहीं जाती, हर विषय पर इंसान निपुण हो जहाँ, अधिक धन देकर वहाँ शिक्षा कभी लगाई नहीं जाती। रिश्तों के परिवर्तन से डरा नहीं जाता, रिश्तों के परिवर्तन से कभी डरा नहीं जाता, गलत इल्ज़ाम को बर्दाश्त कभी किया नहीं जाता, वक्त ही सबसे बड़ा गुरु हो जहाँ, उस शिष्य को वक्त जितना कहीं सिखाया नहीं जाता। और लास्ट पैरा, रिश्तों को सबसे जीतकर निभाया नहीं जाता, रिश्तों को सबसे जीतकर कभी निभाया नहीं जाता, रिश्तों से हार कर कभी पछताया नहीं जाता, संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना हो जहाँ, संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना हो जहाँ, स्वयं का सहना वहाँ कभी स्वीकारा नहीं जाता। थैंक यू। आपका शुभ नाम? माई सेल्फ मिल्की असाटी, भोपाल से आई हूँ और मैं करेंटली इंजीनियरिंग कर रही हूँ। जोरदार तालियां इनके लिए। दौड़ के आओ, दौड़ के। डॉक्टर के साथ परम पिता को ये तुम याद करो, डॉक्टर के साथ परम पिता को ये तुम याद करो, दुख दर्द के पिंजरे से अब तुमको आजाद करो। थैंक यू। आपका शुभ नाम? नाम बताओ। नाम? रुतम। रुतम कि रुस्तम? रुतम। ओके, थैंक यू। हो गया? डॉक्टर के साथ परम पिता को भी याद करो, दुख दर्द और रोगों को तुम दूर करो। आजाद करो, आजाद करो। मेरी करेक्शन कर रहा है वो। एक गीत और हम सुनना चाहेंगे जीवन से और संबंधों से रिलेटेड। दामिनी बहन को हम फिर से बुलाते हैं एक बहुत सुंदर गीत के साथ। पर अब आप सबकी आवश्यकता है कि आप सब साथ दें और आप आगे आए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सीट के पास जो डांस कर रहे हैं आगे खुले में आकर कीजिए ताकि औरों को भी जोश चढ़ेगा। आगे आइए भाई लोग सभी। संकोच मत कीजिए, बच्चे बन जाइए आज भगवान के घर में। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। आना जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
वो खड़े हो जाइए। जिंदगी एक सफर रखकर है बैठ गए सभी। सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का। अब थोड़ा सा उमंग बढ़ गया है, मज़ा आया सभी को। पर इसी उमंग के साथ अपने रिश्तों में, अपनी ज़िंदगी में प्यार को ज़रूर जगह दें और उस प्यार को बनाए रखें। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम सभी करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्ते जो बहुत ही डेलिकेट चीज़ है, जिसे बहुत संभालने की और संवारने की ज़रूरत है। तो इस एक्सरसाइज के लिए मैं चाहूँगी कि अगर यहाँ फैमिलीज़ में कोई आए हैं तो वो थोड़ा सामने आ जाए। दो ग्रुप में, फैमिलीज़ में हस्बैंड वाइफ है, बेटी है, बेटा है, साथ में बहन है। छोटे बच्चे नहीं है ना, छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे, आपके हम उम्र। 4 हमको चाहिए, एक ग्रुप में 6 लोग। तो हो सकता है 2 कपल हो, 3 कपल हो। नो, एक कोई सिंगल पर्सन इधर आ जाइए। और एक और चाहिए ना, जो एक बार भी नहीं आए उनको थोड़ा चांस देंगे। आइए, आप आइए। देखिए आपको करना क्या है, ये दोनों ग्रुप हमारे सामने हैं। मैंने कहा रिश्ते बहुत डेलिकेट चीज़ है, उसे संभालना होता है। ऐसे बैलून भी बहुत नाजुक चीज़ है, उसे बहुत प्यार से कैरी करना होता है, संभालना होता है। जब मैं स्टार्ट कहूँगी तब आप सभी बैलून फुलाएंगे, ठीक है? अभी शुरू नहीं करेंगे, बैलून फुलाएंगे और सामने रखेंगे। सभी सामने रखा, उसके बाद आप 2-2 की पेयर में, ठीक है, आप एक रो में पीछे खड़े रहेंगे। 2-2 आएंगे, एक बैलून उठाएंगे और अपनी पीठ के पीछे, दोनों की पीठ में उसको दबाएंगे और यहाँ से बैक साइड वापस अपनी जगह जाएंगे, ठीक है? उसके बाद वापस 4-4 आप पेयर बनाएंगे, एक बैलून और उठाएंगे और आप 4 के बीच में पीठ पीछे 3 बैलून रहेंगे। समझ गए? देखिए आपने बैलून फुला के रख दिए, आप सभी पीछे एक रो में खड़े रहेंगे, ठीक? हम स्टार्ट कहेंगे, 2-2 की पेयर में आएंगे, बैलून उठा के बैक टू बैक, हाँ, फुला के रख देंगे, फिर वापस अपनी जगह जाएंगे। आएंगे, बैलून बैक टू बैक रखेंगे, वापस अपनी जगह जाएंगे, ठीक? फिर वापस जब आएंगे तो 4 हो जाएंगे आप, 4, एक में 5 हो जाएंगे, लेकिन शायद एक ग्रुप में 5, एक में 4 रहेंगे, ठीक है? आप उधर 5 रहेंगे, आप 4। आपको फिर एक एक बैलून उठाना है, हाँ। और जब 4 हो जाएंगे तो चारों के बैक साइड में बैलून रहेगा, चारों को ग्रुप बनाना है, हाँ। आप 4 हो जाएंगे, फिर 4, ठीक? आप 4 इधर एक ग्रुप बनाएंगे और आप 5 एक ग्रुप बनाएंगे। तो आपके बैक में बैलून, आपको 5 को बैलून गिरना नहीं चाहिए, 4 बैलून,
नहीं, पकड़ना नहीं है, बैक टू बैक पीठ से वो दबा के रखना है आपको। पकड़ना तो बड़ी आसान चीज है, पकड़ के तो कोई भी कर लेगा। हाँ, मूव करना है, फिर यहाँ से फिर वापिस जाना है। हाँ ठीक है, आप इस लाइन के पीछे आ जाइए सभी, एक लाइन में। हाँ, बैक टू बैक चल के आना। आप पीछे हो जाएंगे सभी, एक लाइन में आ जाइए सभी, बैक साइड आप लोग लाइन में, सीधी सीधी लाइन बनाइए। देखिए, दो दो के पेयर में पहले आएंगे हम, बैलून आपके लेके रख लेंगे, दो दो के पेयर में दौड़ के आएंगे, बैलून उठाएंगे, बैक टू बैक लेके वापिस जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? एक, दोनों के बीच में एक बैलून, फुलाने तो सभी को एक एक है और सारे बैलून सामने रखने हैं। फिर आप, हाँ ठीक है, बंद करवाते। 2 2 4 2 6 2 8 9, दोनों, 2 लोग और आ जाइए, थोड़ा दिक्कत हो रही, एक इधर और एक इधर, 2 लोग आइए, कोई भी जल्दी से, एक इस साइड एक इस साइड। कोई ना, धागा और दे देंगे, आप धागा भी बांध सकते, गठान भी मार सकते, जो आपको करना है। ठीक है, आप 2 2 के पेयर में हो जाएंगे सभी। ठीक है, इधर भी 2 हो जाएंगे, इधर भी 2 हो जाएंगे। एक और इधर आ गए, इधर कोई एक आइए जल्दी से। आइए भाई सब, फुला लीजिए, आप फुला लीजिए जल्दी से। ये बैलून ले लीजिए। बैलून रख दीजिए यहाँ पे रख दीजिए, फुला के सभी। थोड़ा बड़ा फुलाएंगे तो सहज रहेगा आप लोग के लिए। बैलून फूटना भी नहीं चाहिए और गिरना भी नहीं चाहिए, और हाथ भी नहीं लगाना है। रखिए, आगे रख दीजिए सभी। फूल गए तो रख दीजिए आगे सभी बैलून। थोड़ा सा और आगे। ठीक, एक जगह चलिए, अब लाइन के पीछे करें। आप लोग बैक साइड हो जाइए थोड़ा सा, पेयर बना लीजिए सभी, अपने अपने पेयर में कैसे आएंगे। ठीक है, अब आप सभी जो हैं, कौन है? जजेस है, ऑडियंस नहीं है, सब जजेस बैठे हैं। जज करेंगे कि वो ठीक कर रहे कि नहीं कर रहे। ठीक है, स्टार्ट। दौड़ कर आइए और बैलून लेकर वापस अपनी जगह जाइए, पेयर बना के जल्दी। ठीक, अब 4-4 के पेयर बनाइए जल्दी से। नहीं, शुरू कर दीजिए, कोई बात नहीं। 4 बनाइए, अब 2-2 आइए, एक बलून और लीजिए और चारों के बीच अब एक बलून। चार, चलिए ना, आप 4 होंगे अब। 4 और बीच में 3 बलून, 4 के बीच में 3 बलून, बैक टू बैक। हाँ, आ जाइए, दौड़ के आ जाइए। रखना नहीं, वो भी बैलून रहेगा, एक बैलून और उठाना है। अब 4 के बीच में 3 बैलून पीठ में संभालना है आपको। चारों का राउंड बनाइए और बीच में 3 बैलून। हाथ नहीं लगाना है।
आप देख रहे कितने कंफ्यूज है। बराबर 3 है, गिर गया एक। ये क्या है, पकड़ा क्यों है बीच में? पीठ में होना चाहिए, हाथ में है वो तो। कौन विजेता हुआ आप लोग बताइए? एक भी नहीं। ओके, थैंक यू, रख दीजिए। बैलून ले जाइए आपको चाहिए तो। हम सिर्फ एक छोटी सी बात सिखाना चाह रहे हैं कि आपने देखा कि इतने सारे इंस्ट्रक्शंस देने के बाद भी कितने कंफ्यूज्ड हैं। लाइफ में हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें रिलेशन पे सुनते हैं, बहुत सारे कोटेशन सुनते हैं, बहुत सारे गीत सुनते हैं, बहुत सारे वायदे करते, पर संबंधों में भी हम सब लाइफ में क्या होते हैं, ठीक इसी तरह से कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। हमें समझ में नहीं आता क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे यहाँ आपने देखा, सब एक दूसरे को डायरेक्शन दे रहे, सिर्फ कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो। लाइफ में भी हम संबंधों में क्या करते हैं, सिर्फ सोचते कि दूसरा ठीक करे, इसे ठीक करना चाहिए, इसे ठीक होना चाहिए। पर ये रिश्ते तभी संभल सकते हैं जब आप सब मिलकर, एक दूसरे के सहयोगी बनकर, एक दूसरे की कमी कमजोरियों को एक्सेप्ट करते हुए, जब प्यार को उसमें थोड़ा सा ऐड करके फिर जब जिंदगी में चलेंगे, तब आप रिश्तों को जीत पाएंगे। ठीक है? तो आज के बाद क्या करेंगे? एक दूसरे को समझेंगे अच्छी तरह से। और यही रिलेशन जो है, रिलेशन में एक बहुत अहम चीज जो हम सभी को, जो मैंने प्रश्न पूछा सबसे पहले, दुनिया का ये हाल क्यों हुआ, ये परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि रिश्तों के अंदर एक बहुत बड़ी चीज आ जाती, मैं। जो हम डेली यहाँ पर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं, बहुत से भाई बहनों को पता होगा। तो आज की जो हमारी मुरली थी, उसमें परमात्मा पिता के बहुत सुंदर महावाक्य थे। उन्होंने कहा, ये दुनिया जो है गुंबज की तरह है। गुंबज में क्या होता है? आवाज इको होता है, यानी आप जो भी बोलते वो रिपीटेशन होता है उसका। तो वो महावाक्य इतने सुंदर थे, तो कहा एक दुनिया गुंबज है और आप इसमें जो कहेंगे आपको रिपीटेडली वही मिलेगा। तो अगर आप हर चीज में मैं करते रहेंगे, तो आपको भी वापस क्या आवाज आएगा? मैं। यानी हम कहते हैं ना, ये मेरा रिश्ता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, और इसलिए उनके प्रति हमारे मन में जो है बहुत सी इच्छाएं, कामनाएं जागृत होती है। ये मेरा बेटा, इसे ऐसा ही करना चाहिए। ये मेरी बेटी है, मेरी पत्नी, उसे ऐसा करना चाहिए। मेरा पति है, उसे ऐसा चलना चाहिए। अपेक्षाएं, मेरा। आप जितना मेरा करेंगे तो दूसरे भी क्या आपको सुनाई देंगे? वो भी कह रहे हैं मेरा है, इसलिए ऐसा करना चाहिए। और जहां वो भी मेरा खींच रहे, आप भी मेरा कहकर खींच रहे, तो क्या होगा? खिंचातान में जैसे बलून फूट गए, इस तरह से रिश्ते भी टूट जाते हैं। पर उसमें एक बहुत सुंदर बात थी, आप मेरे को तेरा कर दो। अगर आप तेरा करेंगे तो आपको रिटर्न इको में क्या सुनाई देगा? तेरा। सभी आपको तेरा कहेंगे। जो है आपका है, आप मालिक है, आप अधिकारी हैं, पर पहले आपको तेरा करना होगा। और दूसरा तेरा आता है जब हम ईश्वर के लिए कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ तेरा है। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करें 1 मिनट में। डायरी पेन है सभी के पास? अब आप थोड़ा सा 8-10 चीजें आप अपनी डायरी में वो लिखिए, आपका क्या क्या है। आप लिखेंगे मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा पद, मेरी जिम्मेवारी, जो भी आप समझते हैं, वस्तु, चीजें, जिम्मेवारी जो भी है। अब 10 चीजें लिखे, आपका क्या है? मेरी वाइफ, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, दुकान, मकान, सब चीजें। 10 चीजें आप नोट कीजिए फटाफट। बहुत सारी चीजें हैं, लिस्ट बनाएंगे तो हजारों चीजें, जिसके लिए हम सारा दिन कहते हैं मेरा।
और जिनके पास डायरी पेन नहीं है तो वो यहाँ नोट कर ले, याद कर लीजिए कौन कौन सी चीज़ें जिसके लिए हम कहते हैं मेरा 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 सारा दिन। नोट किया? अब आपको क्या करना है, उसके आगे जस्ट उन्हीं चीजों को लिख देना है तेरा। तेरा यानी याद रखे उस परमात्मा पिता का। मेरा परिवार नहीं, ईश्वर ये आपका परिवार है। मेरे बच्चे नहीं, ये तेरा यानी है आपके बच्चे हैं। मैं कौन हूं? मैं सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहा हूं, रोल प्ले कर रही हूं। बाकी जो कुछ है वो किसका है? उस ईश्वर का है। जब सब कुछ उसका है तो जिम्मेवारी किसकी हो गई? उसकी हो गई। और हम कर्म करते निश्चिंत। मुझे अपने संबंध को बहुत अच्छी तरह से निभाना है, छोड़ना नहीं है। निभाना बहुत अच्छी तरह से है, पर क्या समझकर? ये मेरा नहीं है, मुझे सिर्फ ये रोल मिला है, ये रिलेशन निभाने के लिए मिला हुआ है। तो ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, हमारे रिलेशन। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी बॉडी, जिसको अस्मिता बहन एक्सप्लेन करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है आप में से कोई भी एक जने जिन्होंने अभी तक कोई एक्टिविटी में स्टेज पर आकर पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो स्टेज पे आ जाइए। डायरी पेन जो भी चीज़ें आपके पास है वो लेकर आइए, परंतु वो आएंगे जो अभी तक स्टेज पर किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। हाँ जी, आ जाइए। बस एक ही जना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, आ जाइए आ जाइए। आपका शुभ नाम परिचय दीजिए। आपका नाम, कहाँ से आए हैं? श्याम सुंदर, गोहाना से। ओके, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और आपको उसका जवाब देना है। एक बार आपकी किताब दीजिए। ये किताब किसकी है? मेरी। क्या जवाब दिया इन्होंने? मेरी किताब है। अब मेरा अगला प्रश्न, आप किताब है? यस। भी आप किताब है? नहीं। सारे नहीं कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ये किसकी किताब है? मेरी। ओके, आप किताब है? नहीं। नहीं, डन। पेन दीजिए। ये किसका पेन है? मेरा पेन। आप पेन है? नहीं। वेरी गुड। अब ये हाथ ऐसे करिए, बायां हाथ ऊपर करिए। ये किसका हाथ है? मेरा हाथ है। आप हाथ है? नहीं। ओके, ये घड़ी किसकी है? मेरी है। आप घड़ी है? नहीं। ये शर्ट किसका है? मेरा है। आप शर्ट है? नहीं। नहीं। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं? मेरी किताब, मैं किताब नहीं। मेरा पेन, मैं पेन नहीं। मेरा शर्ट या कुर्ता, मैं कुर्ता नहीं। मेरी घड़ी, मैं घड़ी नहीं। वैसे ही कई बार हम ये सुनते हैं, भैया ये बैच किसका है? लीजिए, माइक लीजिए। ये बैच मैंने लगाया हुआ है। आपका है ना? जी हाँ। मेरा बोलिए ना। मेरा है। हाँ, मेरा। आप बैच है? जी नहीं। नहीं। आप इनको माइक दीजिए। भ्राता जी, आपके पॉकेट में जो मोबाइल है वो किसका है? जनरल जब बोलेंगे तो वो मेरा है, लेकिन ब्रह्म कुमारी के बाद में ये मेरे शरीर का। अच्छा, आप अभी जनरल नॉलेज के हिसाब से बताइए, ये मोबाइल किसका है? मेरा है। ओके, आप मोबाइल है? नहीं। नहीं है। आपने जो सॉक्स पहना हुआ है वो किसका है? मेरा है। आप सॉक्स है? नो। नहीं। भैया, आपके जो चश्मा लगा है, इनको माइक दे दीजिए। आपके जो चश्मा लगा है वो किसका है? मेरा चश्मा है। आप चश्मा है? जी नहीं। नहीं। अब आप ध्यान से सुनिए, जो भी चीजें मुझे बिलोंग करती हैं वो चीजें मैं
नहीं हूँ। चाहे वो चश्मा, चाहे वो डायरी, चाहे वो पेन, चाहे वो किताब, चाहे वो शर्ट, चाहे वो कुर्ता, जिन चीज़ों को हम पजेश करते हैं मेरे हैं, वो चीज़ें मैं नहीं हूँ। कई बार हम ये कहते हैं कि आज मेरा शरीर नहीं साथ दे रहा है, कहते हैं कि भी आपके यहाँ मुझे निमंत्रण दिया था और मुझे जाने का बड़ा मन भी था, लेकिन क्या करें, आज मेरा मन था लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मेरी किताब मैं किताब नहीं, मेरा पेन मैं पेन नहीं, मेरी साड़ी मैं साड़ी नहीं, मेरा हाथ मैं हाथ नहीं, मेरा शरीर, इसका मतलब बोलिए, आवाज से बोलिए, सभी बोलिए, मेरा शरीर, इसका मतलब जोर से बोलिए, मैं शरीर नहीं। Then the question arises, who am I? जिसका उत्तर आपको ऑलरेडी कल के सेशन में दिया जा चुका है। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न एक ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। आप लोग जा सकते हैं। धन्यवाद। इनके लिए तालियां बजाइए। आपने सुना, शुरू में हमने एक्टिविटी के लिए एक भाई को यहाँ बुलाया था, शायद वो भैया यहाँ बैठे नहीं हैं। उन्होंने अपने परिचय में कहा मेरे शरीर का नाम। ऐसा परिचय आपने कभी कहीं सुना नहीं होगा, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन है जहां हमें स्वयं का सत्य परिचय प्राप्त होता है। मैं आत्मा हूं। ये जो नाम अस्मिता है, ये किसका नाम है? किसका नाम है? मेरे शरीर का नाम है। बाकी आत्मा तो आत्मा ही है, आत्मा का कोई नाम नहीं है। इसीलिए हमें इस इंस्टीट्यूशन में बताया गया, हम अपने बॉडी को लेकर अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करें, हम अपने आप को क्या रिकॉग्नाइज करें? मैं एक चमकती हुई मणि, एक जगमगाता हुआ सितारा आत्मा हूं। तो इससे आपको समझ में आ रहा है मेरा माई बॉडी, बट आई एम नॉट द बॉडी। तो जब हम इन चीज़ों से अपने आप को, ये सारे टैग से हम अपने आप को हटाएंगे, क्योंकि जब हमको देह समझते हैं तो या तो हम अपने आप को नर समझेंगे या तो नारी समझेंगे। जब अपने को आत्मा समझेंगे तब काला गोरा समझेंगे, नाटा लंबा समझेंगे, मोटा दुबला समझेंगे, पतला समझेंगे। आत्मा समझेंगे तो, हाँ जी, मोटी आत्मा, पतली आत्मा, यस यस, रशियन आत्मा, इंडियन आत्मा कह सकते हैं, ब्राह्मण आत्मा या किसी और कास्ट की आत्मा कह सकते हैं, ये पुरुष आत्मा, नारी आत्मा कह सकते हैं, यस कह सकते हैं, नहीं कह सकते। काली आत्मा, गोरी आत्मा, ये तो कह सकते हैं, हाँ जी, ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान जो हमें यहाँ पर दिया जाता है, ये ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान है जो सभी भेदभावों से हमें कहीं ऊपर उठा ले जाता है और हमें ये एहसास दिलाता है कि हम सबके अंदर वो चेतना शक्ति आत्मा है और हम सभी आत्माएं उस एक परमात्मा के हैं। यानी मैं कौन? मैं आत्मा। और मेरा कौन? मेरा कौन? मेरा एक परमात्मा। बाकी जो भी चीज़ें हैं आज हैं, कल किसी और की हो जाएंगी। जो लोग हैं वो आज मेरे साथ है, कल शायद मेरे साथ न भी हो। सदैव रहने वाली कोई चीज़ यदि मेरी है तो वो है मेरे परमात्मा और मैं हूँ आत्मा। तो इसी चीज़ को लेकर मैं माधुरी बहन से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप थोड़ा समय हमें मेडिटेशन का अभ्यास कराएंगे और उसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। आत्मा के बारे में हम सभी ने सुना और आप सभी ने कल सुना कि आत्मा का मेरा क्या है। एक तो परमात्मा मेरा है और मेरी अपनी इनेट क्वालिटीज जो 7 वैल्यूज़ है वो मेरी अपनी है, बाकी मेरा अपना कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये 7 वैल्यूज़ जो आपने कल सुनी वैसे विस्तार से, हम 7 वैल्यूज़ को यहाँ नहीं ले रहे, पर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ को जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमारे ऊपर जो लेयर्स चढ़ी हैं, ये रोल की, रिलेशन की, बॉडी की, ये सारे जितने भी लेयर्स हैं,
वो लेयर्स अगर निकालना है, आत्मा को फिर से एक चमकता हुआ हीरा बनाना है, तो अपनी अंदर की क्वालिटीज़, अपने वैल्यूज़ को बाहर निकालना होगा। और इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। आप सब रेडी है अपने वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करने के लिए? कम से कम आप जब तक यहाँ अभी 2 दिन है, 3 दिन है, तब तक इस पूरे कैंपस में जब भी आप एक दूसरे से मिलेंगे, अपने उस वैल्यू के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे या उस वैल्यू के अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। एक टास्क है आप सभी के लिए, कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन तो नहीं है। वो कौन सी वैल्यूज़ रहेगी? बहुत सिंपल, जो इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते। वो 4 वैल्यूज़ हमने यहाँ ली है। वो 4 वैल्यूज़ है, एक है लवफुल, प्रेम स्वरूप बनकर रहना। दूसरा है पीसफुल, शांति में रहने का अभ्यास करना। तीसरा है जॉयफुल, खुशी में रहना, हमेशा उत्साह में रहना। और चौथा है मर्सीफुल, दयावान होकर, देने की भावना की वृत्ति रखकर। तो हमारे भाई आपके बीच में आ रहे हैं, इधर आइए भाई साहब, इधर से। वो खुद लेंगे, आपको देना नहीं है। आप ट्रे सिर्फ आगे कीजिए और ये जो वैल्यू ले रहे हैं अभी आप सिर्फ लेंगे। आखिरी लाइन में आइए उधर आप। अच्छा, आप 20 से शुरू कीजिए। आप ये वैल्यू ले रहे हैं वह आपके साथी के लिए, आपके आसपास जो बैठे उनके लिए। तो कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए आप बस फटाफट। थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना? ये जो भी वैल्यू ली है आपकी अपने लिए नहीं है, आपके साथी के लिए है। अच्छा, जिन्होंने वैल्यू ले ली है, थोड़ा सा 4 लोग सामने आ जाएंगे। कुछ कराऊंगे नहीं, डरिए मत। जो वैल्यूज ले ली, आ जाइए भाई साहब, आप दोनों आइए, आ जाइए शूज उतार कर। और 2 आ जाइए आगे, कोई भी आइए। बैच लगा हुआ हो आपका, जो कॉन्फ्रेंस में डेलीगेट्स का बैच मिला है, वो बैच चाहिए। जो डेलीगेट्स का बैच जिनका लगा है, वो 4 लोग आगे आइए। अच्छा ठीक है, आ जाइए। आपका बैच आपके फाइल में है भाई साहब? बैच है? अच्छा, तो जिनके पास बैच है थोड़ा वो आ जाइए, कोई एक। यस, आइए। नहीं कोई बात नहीं, आ जाइए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप आमने सामने पेयर में खड़े हो जाइए। जिनका बैच है वो लोग, फेस टू फेस खड़े हो जाइए। बैच जिनका है, भाई साहब का बैच, उनका फेस टू फेस खड़े रहिए। थोड़ा फास्ट लेंगे सभी ना, कोई भी एक फट से पिक कर लीजिए। बता रहे, 1 मिनट। कोई बात नहीं, बैच नहीं है, शर्ट में लगा देंगे उनके, कोई बात नहीं, रुकिए। ये जो आपको वैल्यूज दी हैं, अब ये वैल्यू आपको पढ़ना है। पहले आपको क्या वैल्यू मिली, वो आपके साथी के लिए है। और बिल्कुल उसी भाव के साथ आपको वैल्यू, आपके साथी को वो वैल्यू देना है और स्टिक करना है बैच के ऊपर। कहाँ करना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है? ताकि जब तक आप यहाँ रहेंगे, ये बैच आपके साथ रहेगा, तो आपकी वैल्यू आपके साथ रहेगी, ठीक है? स्टिकर है, आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। रिमूव कीजिए स्टिकर को साइड से। देखिए आपको बैच में कहाँ लगाना है। स्टिकर है, ये देखिए स्टिकर है ऐसे। ये स्टिकर है, इस तरह से निकलेगा, ठीक है? आप उसको पीछे से रिमूव कीजिए। ये स्टिकर आपका जो बैच है, बीच का जो बैच निकाल देंगे। नहीं, अंदर से भी निकालिए, ये बैच निकालिए, वो डाल दिए जो उसके अंदर। ये आप पकड़िए, उन्होंने आपके लिए
देखिए, आपको आपके साथी को अभी तुरंत नहीं लगाना, खड़े होकर कहाँ लगाएंगे आप बैच? ये आप नीचे जहाँ एड्रेस लिखा आपने, उस एड्रेस के नीचे इस तरह से आप बैच में लगा देंगे नीचे तरफ, ताकि आपका नाम दिखता रहेगा और ये बैच में नीचे आपके लग जाएगा। खड़े हो जाएंगे सभी अपने पेयर्स के साथ। फिर से जिस भी साथी के लिए आपने बैच का ये स्टिकर वैल्यू ली है, बहुत प्यार से उस वैल्यू को याद करते हुए आप जैसे उनको गिफ्ट दे रहे हैं, ये वैल्यू उनके बैच में, ये वैल्यू इस तरह से आप प्यार से लगाइए। इसमें लगा दो। ठीक है, आप नीचे जा सकते हैं। सभी वैल्यूज लगाकर बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। अपनी वैल्यू पढ़ लीजिएगा कि आपके साथी ने आपको कौन सी वैल्यू गिफ्ट रूप में दी है। अब चलिए हम 5 मिनट के लिए उसका एक बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। ठीक है, थैंक यू, नीचे बैठ। और इस अभ्यास के लिए, मेडिटेशन के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके हाथ में फाइल्स, पर्स, मोबाइल जो भी है, 5 मिनट के लिए आप उसे साइड रख दीजिए और आप बिल्कुल फ्री होकर बैठ जाइए। पीठ को सीधा कर लेंगे सभी। हम एक बहुत अच्छी अनुभूति करने जा रहे हैं, तो मन को साइलेंस करते हुए अपने तन को अटेंशन के साथ अलर्ट कर ले। अपना पूरा ध्यान स्वयं पर एकाग्र करें। एक छोटा सा विजुअलाइजेशन हम सभी करेंगे। मेरा शरीर, ये देह मात्र मेरा एक वस्त्र है। और इस देह में मस्तक के ठीक बीच में दोनों नैनों के मध्य मैं आत्मा एक छोटे से सितारे के रूप में जगमगा रही हूं। पूरी एकाग्रता के साथ मन और बुद्धि के द्वारा अपने आत्मिक स्वरूप को स्पष्ट रूप से देखेंगे। और अपनी वैल्यू जो आपके साथी द्वारा आपको गिफ्ट मिली है, उस वैल्यू को याद करें और अपने आप को एक संकल्प दें, जैसे मैं एक पीसफुल सोल हूं, शांति का अवतार हूं, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। स्वयं परमात्मा पिता ने, उस ईश्वरीय सत्ता ने मुझे ये गुण गिफ्ट के रूप में दिया है। और निश्चित है मुझ आत्मा में ये गुण भरपूर रूप में है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस गुण का
सभी को सहयोग देना है। मेरा इस संसार में सिर्फ एक परमात्मा पिता साथी है और मेरे गुण मेरी संपत्ति है। जो पीसफुल आत्माएं हैं, जिनको पीसफुल ये गुण मिला है, वो धीरे से अपनी जगह बिल्कुल शांत अवस्था में खड़े होंगे। जो भी पीसफुल सोल्स हैं, वो अपनी जगह खड़े होंगे और ये अनुभव करेंगे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा जो मस्तक के बीच चमक रही हूं, मेरे मस्तक से शांति की असंख्य किरणें प्रवाहित हो रही है और इस हॉल में जितनी भी अन्य आत्माएं उपस्थित हैं, उन सभी को शांति का अनुभव करा रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा अपने शांति के वाइब्रेशन चारों तरफ फैला रही हूं। अपनी शांत स्थिति में अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और यही अनुभव करते रहेंगे कि मैं शांति के वाइब्रेशन फैला रही हूं। अब लवफुल आत्माएं, जो प्रेम स्वरूप आत्माएं हैं, वो अपने स्थान पर बहुत प्यार से खड़े हो जाएं। और ये अनुभव करें कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा मस्तक के बीच चमक रही हूं और प्रेम की सुनहरी किरणें मैं चारों ओर फैला रही हूं। मुझ में प्रेम की शक्ति इतनी ताकतवर है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा अब जहां भी जाऊंगी, मेरे वाइब्रेशन से उस वातावरण का पूर्ण परिवर्तन होगा। जहां भी मैं विचरण करूंगी, जिन भी आत्माओं से मिलूंगी, उनमें आपसी प्यार बढ़ेगा। मैं प्रेम स्वरूप, प्रेम की साक्षात देवी और देवता हूं। सभी प्रेम बांटने वाले देवी देवताएं अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। अब जो मर्सीफुल आत्माएं हैं, दयावान आत्माएं, वो खड़े हो जाए। और ये अनुभव करें कि मस्तक के बीच चमकती मैं आत्मा इस समस्त संसार के प्रति दया का शुभ भाव धारण किए हुए हूं। इस समस्त संसार के हर आत्मा के प्रति मेरे मन में
एक ही शुद्ध भाव है कि हर आत्मा का कल्याण हो। अपने दोनों हाथ इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, खुले करके दोनों हाथ, और यह अनुभव करें कि मेरे दोनों हाथों से जैसे मैं शक्तियाँ, वाइब्रेशन, कल्याण की भावना इस पूरे संसार में फैला रही हूँ। दाता बनकर हर आत्मा के कल्याण की कामना कर रही हूँ कि संसार की हर आत्मा सुखी हो, संपन्न हो। मेरे हाथ सदैव देने के लिए ही उठेंगे। ऐसी देने वाली दाता आत्माएं, रहमदिल आत्माएं अब वापस अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और अब खुशी से भरपूर जॉयफुल आत्माएं, वो सभी खड़े हो जाए अपनी जगह और अनुभव करें कि मैं उमंग और उत्साह से भरी, खुशी से भरी हुई आत्मा इस पूरे वातावरण में एक खुशी की लहर फैला रही हूं। मेरी उपस्थिति ही सारे वातावरण के गम, सारे वातावरण के दुख दर्द की भावना को खत्म कर देते हैं। मैं जहां जहां जाऊंगी खुशी की तरंगे फैलाऊंगी। जिससे भी मिलूंगी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट जरूर लाऊंगी। सभी जॉयफुल आत्माएं अपनी मुट्ठी बंद कर लें और अपने आप से संकल्प करें कि आज से और अभी से मैं खुश स्वरूप आत्मा, खुशी से भरपूर हर आत्मा के जीवन में खुशी लेकर आऊंगे। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। अब इस गीत के साथ 1 मिनट के लिए हम सभी पीसफुल, जॉयफुल, लवफुल और मर्सीफुल आत्माएं, दाता आत्माएं, ये अनुभव करें कि ये समस्त शक्ति और गुण वो परमात्मा पिता, सर्व गुणों का सागर, वो मुझे दे रहा है। विजुअलाइज करें स्वयं परमात्मा पिता सूर्य की भांति इस हॉल में हमारे मस्तक के ऊपर जगमगा रहे हैं और पूरे हॉल में हम सभी के ऊपर इन गुणों की किरणें बरसा रहे हैं। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पल
झलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते। बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली पर लगाते। उठा के अपने हाथों को वरधन, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। अभी जब इस हॉल से आप लोग सभी बाहर निकलेंगे तो बाहर कौन जाएगा? सभी पीसफुल, लवफुल, जॉयफुल, मर्सीफुल फरिश्ते बाहर जाने चाहिए। मैं फलाना, मैं फलानी नहीं। आज कौन होने चाहिए? सभी फरिश्ते दिखने चाहिए।